हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं मैं आपका स्टडी आईक्यू पे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखो, क्रिमिनल लॉ जो है वो क्लैट और किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने कई सारे सेशंस में ये भी देखा है कि आपके पहले के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस जो है वो इंडियन पीनल कोड से आए हुए हैं। ठीक है, तो इसे और इसके क्या फंडामेंटल्स हैं वो हमें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर इनकोहेट ऑफेंसेस। इनकोहेट ऑफेंस का मतलब क्या होता है? इनकोहेट ऑफेंस इंडियन पीनल कोड में अगर हम जाने तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंस जो कि कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम इनकोहेट ऑफेंस कहते हैं। तो अब आपका ये पूछना होगा कि अगर कोई ऑफेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो क्या उसकी सजा हमें मिल सकती है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। आपको बिल्कुल उसकी सजा दी जा सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन्हें और जिनके लिए आपको यह सजा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, सो ये लोग अपने ये एक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो खुद में कंप्लीट ऑफेंस नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ द कमीशन ऑफ द फाइनल क्राइम। ठीक है, तो ये ऐसे एक्ट्स हैं आपके जो कि फाइनल क्राइम से पहले ही आपने किए, लेकिन उस क्राइम को करने से पहले आपको पनिश जो है वो किया जा सकता है। ऐसे ऑफेंसेस को हम कहते हैं इनकोहेट क्राइम। ओके, अब तीन कैटेगरी ऑफ इनकोहेट क्राइम जो वो होते हैं। सबसे पहला होता है एबेटमेंट, दूसरा होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और तीसरा होता है अटेम्प्ट। ठीक है, ये तीन टाइप के जो है वो होते हैं इनकोहेट क्राइम। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, इनकोहेट क्राइम का मतलब है इनकम्प्लीट क्राइम। राइट, तो कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं मिलके किसी थर्ड पर्सन को एक्स को मारना चाहते हैं। ठीक है, तो किलिंग इज अ क्राइम, टू किल इज अ क्राइम, लेकिन अभी हमने उसे मारा नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आप और मैं बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हम एक गूगल मीट पे बैठते हैं और हम आमने सामने बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो एक्स को हमें मारना है, ठीक है, किल एक्स, तो हमें जो एक्स को मारना है वो हम कैसे मारेंगे। तो यू गिव मी अ सजेशन कि एक काम करते हैं या रैट पॉइजन देके मार देते हैं। इतना भी क्या उसकी जान की वैल्यू, हम मारना ही है ना, तो जहर देके मार देते हैं। मैं बोलता हूं नहीं यार, मतलब ठीक है मार रहे हैं ठीक है, उसकी जान की वैल्यू नहीं है, लेकिन मजा भी तो आना चाहिए। राइट, तो मैं बोलता हूं अगर मजा आने के लिए मारना है, मजे के लिए मार रहे हैं, तो मैं बोलता हूं चलो एक काम करते हैं, गन खरीदते हैं, बुलेट खरीदते हैं और शूट कर देते हैं। राइट, तो आपका सजेशन होगा कि यार बहुत खर्चा है, पहले 2-3 लाख का गन खरीदो, लाइसेंस खरीदो, बुलेट खरीदो, 4-5 लाख रुपए का खर्चा, जितने का खर्चा उतने की तो उस आदमी की हमको उतना पसंद ही नहीं है एक्स, तो हम इतना पैसा खर्च क्यों करें। तो ये जो हमारा डिस्कशन हो रहा है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं कि हमको एक्स को किस तरह से मारना है। तो ये द मोमेंट हम ये कॉन्स्पिरेसी भी क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक इनकोहेट क्राइम में आता है, बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी is an incomplete offense. So the moment we conspire to do an illegal act against someone or an unlawful act against someone, that conspiracy or that meeting of minds itself becomes sufficient कि वो एक क्राइम कहला सकता है। ठीक है, तो ऐसी तीन तरीके के कैटेगरीज में एबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ये तीन ऐसे ऑफेंसेस होते हैं या तीन ऐसे कैटेगरीज हैं जिन्हें हम इनकोहेट ऑफेंस कहते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं एबेटमेंट किसको कहते हैं। देखो, एबेटमेंट का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो एबेटमेंट कुछ नहीं है, बट अगर मैं खुद से कोई काम नहीं कर रहा और मैं किसी थर्ड पर्सन से करवा रहा हूं काम, तो आई एम मेकिंग समवन एल्स डू द एक्ट ऑन माई बिहाफ। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स को मारना है लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं मारना चाहता, मैं आपको पैसे देता हूं और बोलता हूं कि जाओ जाके एक्स को मार दो, तो यू आर किलिंग एक्स। राइट, आपने गलत किया ही किया,
लेकिन उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? अगर मान लो मुझे पकड़ा जाता है, आप पकड़े गए, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आप बोलोगे कि मुझे तो इस आदमी ने पैसे दिया था, बोला था मारने के लिए। तो जो हमारे पेरेंट्स हमेशा वो बोलते हैं ना बचपन से कि अगर वो कुएं में कूद रहा है तो तुम भी कूद जाओगे, तो ये पुलिस भी आपको बोलेगी कि वो तुमको बोलेगा कुएं में कूदने, तो कूद के मर जाओगे। तो आप बोलोगे नहीं, बट उसने मुझे पैसे दिए थे। तो फिर पुलिस आई मुझे पकड़ने के लिए, तो मैंने पुलिस को बोला कि अरे लेकिन मैंने तो गोली चलाई नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं, मेरी क्या गलती है? पुलिस बोलेगी नहीं, आपकी गलती क्रिमिनल लॉ में है, बिकॉज आपने एबेटमेंट किया है एक क्राइम का, और वो क्राइम क्या था? टू किल एक्स। सो वेयर आई एम नॉट committing a crime myself, but I am persuading other people to commit the crime, then it is called as abetment. तो सेक्शन 107 और 108 इंडियन पीनल कोड का है जो कि abetment की बात करता है। ठीक है, तो अब abetment भी जो है वो 3 तरीके से होते हैं। ठीक है, नंबर 1 तरीका है abetment by incitement। इंसाइट करना क्या होता है? किसी को एक्साइट करना, किसी को उकसाना। तो अब जैसे मान लो मुझे एक्स को मारना ही है, तो मैं आके आपको बोल रहा हूं कि अरे डू यू नो, एक्स तुम्हारे बारे में बहुत खराब खराब बातें बोल रहा था, एक्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत खराब सारी बातें बोली, वो तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बहुत खराब सारी बातें बोल रहा था। आपको आया गुस्सा कि अच्छा एक्स ने इतना कुछ बोला मेरे बारे में, एक्स मेरे बारे में गलत सारी चीजें बता रहा है। यू गो एंड यू किल एक्स। मेरा काम बन गया, मैंने आपके कंधे पे रख के बंदूक चला दी और आपको और एक्स की जो है को मरवा दिया। राइट, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ एबेटमेंट बाय इंसाइटमेंट। ठीक है, तो इंसाइटमेंट में क्या होता है कि मैं आपको उकसाता हूं, मैं आपको एक्साइट करता हूं। राइट, द सेकेंड फॉर्म इज एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि देखो, इट हैज अ स्मॉलर स्कोप, राइट, जहां पे मैं और आप कंस्पायर कर रहे हो। ठीक है, यू एंड आई कंस्पायर, हमने बस कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी होगी, अच्छा इसको मी एंड यू कर देते हैं। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं पहले तो एक तो हो गया मैं, एक हो गए आप। तो मी एंड यू डिसाइड टू किल एक्स, ये हो गया तीसरे पर्सन को हमको मारना है। राइट, सो कॉन्स्पिरेसी इज व्हेन 2 people कम टुगेदर टू कमिट एन इलीगल एक्ट और टू डू अ लीगल एक्ट बट इन अ इलीगल मैनर। तो इन दोनों कैटेगरी में हम जो कंस्पायर कर रहे हैं, हमने जो माइंड को मीट किया है कि हमें एक्स को मारना है। ठीक है, तो दिस मीटिंग ऑफ माइंड, जो हमारा दिमाग मिला कि हमको ये करना है, ये हमारा कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, सो एबेटमेंट इज कॉन्स्पिरेसी कैन टेक प्लेस विद अ मियर अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, तो ये सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी में अलग से भी दिया हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो है वो अलग से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में अब आपने ये चीज तो समझ ली कि बॉस कॉन्स्पिरेसी है क्या। अब एक और ये चीज समझो कि जब आप एबेटमेंट की बात करते हैं, जहां पे कि मैं आपसे करवा रहा हूं ये काम, ये कॉन्स्पिरेसी में अब अल्टीमेटली आप ही जाके मारे, तो ये आपको जाके इसको मारना बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तब आप जाके मुझे पकड़ोगे और बोलोगे कि मैं आई एबेटेड दिस एक्ट ऑफ किलिंग एक्स। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो आपने नहीं मारा, ठीक है, आपने नहीं मारा, तो भी आप 120A के अंडर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मुझे पकड़ सकते हो कि मैं और आप मिलके ये डिसाइड किए थे कि हमें एक्स को मारना है। ठीक है, तो ये होती है कॉन्स्पिरेसी। तो 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, या तो हम कंस्पायर कर रहे हैं कोई इलीगल काम करने के लिए, या तो हम कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम कोई लीगल काम करेंगे लेकिन इलीगल तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लो एक्स के पास मेरा कुछ पैसा रखा हुआ है एंड एक्स को मुझे वो पैसे वापस करने हैं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं एक्स के पास वापस मांगने।
तो ये तो लीगल काम है ना भाई, मेरा डेट है, मतलब मैंने उसे पैसे दिए थे उधार पे, उसे वापस तो करना है। इट्स अ लीगल थिंग टू आस्क फॉर माई ओन मनी। लेकिन अब वो पैसे मांगने के लिए मैं बोलता हूं कि अब मैं ना गन लेके जाऊंगा, अगर नहीं दिया तो वहीं पे उसको गन दिखा के पैसे लूंगा। तो ये जो है वी आर डूइंग अ लीगल एक्ट बट इन एन इलीगल मैनर, क्योंकि हम उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहे हैं, हम उसे डरा रहे हैं, हम इसे धमका रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है। वो करना अलाउड नहीं है। तो ये हो गया आपका अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फिर आता है अबेटमेंट बाय इलीगल ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे इलीगल ओमिशन इन टोटल क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई ड्यूटी है टू एक्ट, ठीक है। देयर इज सम लीगल ड्यूटी, इसको लिख देते हैं लीगल ड्यूटी, कि आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी है, कुछ काम करना है आपको, लेकिन आप अपनी ड्यूटी में फेल हो जाते हो, अपनी ड्यूटी नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके ऊपर लीगल ड्यूटी है कि उसे किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसके कस्टडी में कोई क्रिमिनल है तो उसकी लीगल ड्यूटी क्या है, टू मेक श्योर कि वो कस्टडी में रहे, राइट, वो भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि वो चोर जो है, वो क्रिमिनल जो है, वो पुलिस के कस्टडी से भाग जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे कि द पुलिस हैज फेल्ड और हैज ओमिटेड टू डू इट्स ड्यूटी, उस पुलिस का ओमिशन है। अब यही ओमिशन, अब देखो कई बार हो सकता है कि यार जेन्युइनली कोई जेल तोड़ के ही भाग जाए, उसमें पुलिस वाले की कोई गलती ही ना हो, तो ऐसे केसेस में हम पुलिस वाले को तो नहीं पनिश कर सकते ना। कि मान लो 10 लोग आए जेल, तो 10 लोगों ने बम वम मारा, गन वन लेके आए और जेल तोड़ के उसको भगा के लेके चले गए, तो उसमें पुलिस वाला भी क्या करेगा बेचारा अकेले, हम उसको पनिश नहीं कर सकते उस केस में। लेकिन इलीगल ओमिशन कहां पे होगा, इलीगल ओमिशन जहां पे होगा जहां पे कि मान लो उसकी नेग्लिजेंस थी, उसकी लापरवाही थी, ठीक है, उसने लॉक ही करना भूल गया जेल को, उसने छोड़ दिया ताकि वो निकल के भाग जाए और बाद में बोले ओ ये तो गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकते। सो इलीगल ओमिशंस आर जहां पे आपका ऐसा इंटेंशन दिखता है, समझ में आता है कि आप अपने ड्यूटी से भाग रहे थे या आप अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं फॉलो कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे, तो ऐसे केसेस आएंगे, आपके कवर होंगे अबेटमेंट टू और अबेटमेंट बाय इलीगल ओमिशन के अंडर, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा केस जहां पे अबेटमेंट होता है थ्रू विलफुली एडिंग या असिस्टेंस देने से। यू कम टू मी एंड से कि यार एक्स जो है ना वो बहुत खराब बातें बोल रहा था मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे रिलेशनशिप के बारे में, XYZ ये वो, उसने बहुत सारी बातें बोली, मेरे बहुत बेइज्जती की, उसने सबके सामने मुझे बहुत नीचा दिखाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू आर वेरी एंग्री। एंड व्हाट आई डू इज आई एम लाइक कि ऐसा किया ना, ये लो गन, और मैंने टेबल पे गन रख दी। आई एम विलफुली एडिंग यू कि जाओ जाके वो काम कर दो, वो क्राइम कमिट कर दो। मुझे उस समय आपको शांत कराना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूं। मैं बोला अच्छा ये रहा चाकू, ये रहा नाइफ, जाओ जाके, बस मैंने बोला ये रहा नाइफ, आप गुस्से में थे, आप ऑलरेडी थे, आपने चाकू उठाया, जाके स्टैब कर दिया। सो यहां पे आई हैव विलफुली एडेड। विलफुल एडिंग का एड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और विलफुल का मतलब क्या है, जानबूझ के, लाइक अपने मन से, ठीक है। अपने मन से मैंने सपोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया। दैट इज अगेन ऐसे केसेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी क्योंकि आपने एक्ट कमिट किया, आपने जाके एक्स को मारा, लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि मैंने आप उस क्राइम को अबेट किया, ठीक है। तो ये हुआ अबेटमेंट। अब आते हैं हम अटेम्प्ट के बारे में। देखो कैसा होता है कि देयर आर 4 स्टेजेस टू अ क्राइम। द फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ इंटेंशन, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। मैंने मन में एक ऐसे बनाया अपने मन में कि यार मुझे करना क्या है, ठीक है, मुझे मारना है एक्स को, ठीक है, कैसे मारूंगा, रैट पॉइजन देके मार दूंगा। तो ये तो मेरे दिमाग का फितूर हुआ ना, ये तो मेरे दिमाग में है अभी। सो दैट इज इंटेंशन। और दिमाग में तो हमने कईयों को मारा होगा अपने लाइफ में,
उसके लिए आप सबको पनिश करने जाओगे तो पूरे सब लोग जेल में होंगे, बाहर कोई होगा ही नहीं। सेकंड आता है द स्टेज ऑफ प्रेपरेशन। सो व्हाट हैपेंस इन द स्टेज ऑफ प्रेपरेशन? अब मुझे चूहे मारने की दवा से मारना है तो मुझे जाके चूहे मारने की दवा खरीदनी भी तो पड़ेगी ना, रैट पॉइजन खरीदना पड़ेगा। दैट इज माई प्रेपरेशन। अगर मुझे गन से मारना है तो मुझे गन एंड बुलेट खरीदने पड़ेंगे। तो वॉट एवर, सो दिस इज लाइक इंटेंशन के बाद मैं प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा कैसे। देन कम्स द थर्ड स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। सो व्हाट इज एन अटेम्प्ट? अटेम्प्ट इज जब मेरे कंट्रोल से वो एक्शन बाहर हो गई। लाइक मैंने बोला कि मैं आपको गन से मारना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने गन में बुलेट डाली, लोड किया, आपके तरफ टारगेट किया एंड आई पुल द ट्रिगर। द बुलेट इज नाउ आउट, बुलेट निकल गई। अब मैं कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन तो हूं नहीं या शक्तिमान हूं नहीं कि मैं तुरंत यूं से जाऊंगा बुलेट को पकड़ के फेंक दूंगा, ना ही लाइक आई डोंट हैव एनी सुपर पावर, सुपर ह्यूमन पावर्स। तो ऐसे में अटेम्प्ट इज जैसे ही मेरे पावर से बियॉन्ड या मेरे पावर्स या मेरे पावर के बाहर चली गई कि मैं अब उस एक्शन को वापस ले सकता हूं, तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। अब वो आपकी किस्मत है कि वो गोली आपको लगे या नहीं लगे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी प्योर आपकी किस्मत है। तो जब भी अटेम्प्ट की बात आती है ना, तो आप जो है, अब मान लो नहीं लगा आपको, आप बच गए, जो बुलेट है वो आपके एकदम बगल से जाके कहीं पीछे लग गई दीवार पे एंड यू आर लाइक ओह बच गया मैं। तो ऐसे केसेस में भी अटेम्प्ट, दो आप बच गए, आपको चोट भी नहीं है, आपको इंजरी भी नहीं हुई, लेकिन स्टिल लॉ विल कंसिडर मी और विल से दैट आई अटेम्प्टेड टू किल यू, आई अटेम्प्टेड टू इंजर यू। तो अटेम्प्ट जो है, जो कि एक्चुअली हुआ नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ, बच गए आप, लेकिन स्टिल मैंने क्योंकि अटेम्प्ट किया, मैंने कोशिश की कि मैं वो क्राइम कमिट कर दूं, तो मुझे उस कोशिश के लिए भी, सो अटेम्प्ट इज नथिंग बट कोशिश। ठीक है, अटेम्प्ट इज नथिंग बट दैट कोशिश करना कि आप जाके आपको वो चीज इंजर करे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एन अटेम्प्ट इज। कॉन्स्पिरेसी, हमने वही बात करी कि देर आर टू पार्टीज जो कि कोई इलीगल एक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई लीगल एक्ट करना चाहते हैं इन एन इलीगल मैनर, तो आप उनको कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल कर सकते हो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हाउ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी डिफरेंट होता है। तो 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो बताई गई है। तो व्हाट डज इट स्टेट, देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द एक्ट शुड बी कमिटेड बाय 2 or more persons and there should be an agreement between them to commit an illegal act or a legal act by illegal means. So this is an inchoate offense as it does not require any completion of the crime. तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो आपकी इनकोहेट ऑफेंस क्यों है? क्योंकि हम दोनों मिलके ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमें या तो कोई इलीगल काम करना है या हमें कोई लीगल काम करना है, लेकिन इलीगल तरीके से करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनकोहेट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जाके हम करें ऐसा जरूरी नहीं है। द मियर फैक्ट कि हम आए, हमारा माइंड जो है वो एक चीज पे अग्री किया, सेट हुआ, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी रूल अगेन क्रिमिनल लॉ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां से आपको कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो मिल सकते हैं। सो प्रॉक्सिमिटी रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो मैं कोई एक्ट कर रहा हूं तो जो उसका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है वो प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, वो आसपास होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आसपास। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इज समथिंग विच इज क्लोज बाय। तो अगर मान लो मैं कोई एक्ट कर भी रहा हूं तो उसका जो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है वो दैट शुड बी नेचुरली क्लोजर बाय। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आर वर्सेस टेलर का केस हुआ था, उसमें डिफेंडेंट ने एक माचिस की तीली जो है एक हेस्टैक के पास में जलाई
ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट एक्सटिंग्विश्ड अ फायर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट समवन वाज लुकिंग एट हिम। द डिफेंडेंट वाज प्रोसिक्यूटेड बिकॉज हिज एक्ट वाज प्रॉक्सिमेट टू द क्राइम। If he wouldn't have lit the matchstick, then the liability for attempts to commit the crime would not be present in the case. तो essentially इस केस में हुआ क्या, वो ये कहा कि अगर आप किसी चीज, एक हे स्टैक है, भूसा है, उसको जलाने के लिए आपने मैचस्टिक को जलाया, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि अच्छा कोई मुझे देख रहा है, अगर मैं इसको जला दिया तो बता देगा कि मैंने ही जलाया है, तो उसने बुझा दिया मैचस्टिक को और फेंक के चला गया। तो इस पर्टिकुलर केस में ये क्योंकि इनकम्प्लीट क्राइम है, इट वॉज एन अटेम्प्ट, इसको ऐसे कहा गया कि इट वॉज एन अटेम्प्ट टू एन इनकम्प्लीट क्राइम। लेकिन अगर वो मैचस्टिक नहीं जलाता तो हम उसको अटेम्प्ट के लिए भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉक्सिमिटी रूल की वही बात आती है कि अगर मैं मैचस्टिक जला रहा हूं और मैंने गिरा दिया है स्टैक पे, तो वो तो जल जाएगा ना पूरा, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इंजरी दैट विल हैपन। तो इसीलिए प्रॉक्सिमिटी रूल कहता है कि जो आपका एक्शंस है, जो आप करने वाले हो, उसका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो है वो कुछ आसपास होना चाहिए, वो शुड बी क्लोजर, लाइक जो रिजल्ट होगा और जो एक्शन होंगे दैट शुड बी क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। सेम वे अब कुछ डिफेंसेस की बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफेंसेस टू इनकोहेट क्राइम। कि अगर मान लो मुझे कोई बोलता है कि मैंने कोई इनकम्प्लीट क्राइम किया है, तो मेरे पास क्या डिफेंसेस है। तो सबसे पहले नंबर 1 डिफेंस है ऑफ अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट में क्या होता है, पर्सन ये कहता है कि मैंने अपने एफर्ट्स को अबैंडन कर दिया था। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। अबैंडनमेंट का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, टू गिव अप, right? So he says that although he might have been involved in the planning, he did not prepare or attempt to commit the crime. ठीक है, मैंने प्लानिंग करी थी सबके साथ मिलके, ठीक है, लेकिन ना मैंने प्रेपरेशन किया ना मैंने अटेम्प्ट किया। आई गेव अप कि मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू कमिट दिस क्राइम, ठीक है। तो ये मेरा वॉलंटरी एंड कंप्लीटली अबैंडन एफर्ट जो है वो शो करता है कि यार मैं ये क्राइम नहीं करना चाहता था। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो चोरी करना चाहते हैं, बर्गलरी करना चाहते हैं अलॉन्ग विथ अदर्स, ठीक है, सारी प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन प्रेपरेशन के बाद पर्सन डिसाइड्स कि मुझे नहीं करना है ये काम, और ये बाकियों को भी परसुएड करता है कि मत करो, रुक जाओ, छोड़ दो, बट दे डोंट अग्री। देन ही गोज एंड रिपोर्ट्स इट टू द पुलिस। In such a case, the person can take the defense of abandonment, क्योंकि यहां पे इन्फर ये हो सकता है फैक्ट से कि जो डिफेंडेंट था उसने कंप्लीटली अपने को उस क्राइम से डिसएसोसिएट कर दिया था, उसने अपने आप को कंप्लीटली क्राइम से हटा दिया था। तो अगर आप पहले कोई स्टेज में इन्वॉल्व रहे भी थे, लेकिन बाद में आपका चेंज इन माइंड, चेंज इन हार्ट होता है और आप हट जाते हो, छोड़ देते हो उस परस्यूट को, गिव अप कर देते हो, तो यू कैन टेक दैट डिफेंस। लेकिन आपको ये बहुत कैटेगोरिकली शो करना पड़ेगा कि देखो मैं हट गया था, मैंने छोड़ दिया था, आई कंप्लीटली अबैंडन्ड द एंटायर इशू। दूसरा है आपका डिफेंस इज लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि आप ये क्लेम करते हो कि जो एक्ट आप कमिट कर रहे थे या इंटेंड किए थे कमिट करने के लिए, वो एक्चुअली एक क्राइम नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। सो ये आप कहते हो कि लीगली इम्पॉसिबल है मुझे प्रोसिक्यूट करना, क्योंकि जो मेरा एक्शन है वो कोई क्राइम है ही नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल एक हंटर है, ही शूट्स एनिमल्स फॉर हंटिंग, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा है कि एक हंटर है जिसका काम ही है ट्रैंकुलाइजर जो है वो मारने का एनिमल्स को, ताकि वो बेहोश हो जाए, ताकि उन्हें उठा के कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो उसका ये काम है। अब ये दिस इज अ जॉब दैट हैज बीन गिवन टू हिम। नाउ इन द कोर्स जब वो ट्रैंकुलाइजर मारता है उस एनिमल को, वो ट्रैंकुलाइजर जाके रादर देन उस एनिमल को लगने के, उसके पीछे कोई आदमी था, कोई इंसान खड़ा हुआ था काफी पीछे, वो ट्रैंकुलाइजर मिस हुआ और जाके उस आदमी को लग गया। अब वो आदमी बेहोश हो गया, उसको सीजर्स आ गए, उसको चोट वोट लगी, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में अगर ये कहा जाए कि इस हंटर ने जिसको काम दिया गया था तो इसने उस आदमी को मारने के लिए एक क्राइम कमिट किया है, तो वहां पे ऐसा कहा जाएगा कि नहीं, लीगली इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसका इंटेंशन था ही नहीं उस आदमी को मारने का। तो वहां पे आप लीगल इम्पॉसिबिलिटी का डिफेंस जो है ले सकते हो। सिमिलरली देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। सो व्हाट हैपेंस इन फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी? फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी में यह होता है कि अगेन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है हु प्लान्स टू डिमोलिश अ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी जो है वो तोड़ना चाहता है, गिराना चाहता है, बट दैट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, वो प्रॉपर्टी अपने आप ही टूट गई, मेरे तोड़ने से पहले ही वो प्रॉपर्टी टूट गई। हियर द कमीशन ऑफ द एक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। अब तो मैं टूटी हुई प्रॉपर्टी को और क्या ही तोड़ूंगा मैं, राइट? तो here the situation is such that actual crime was not possible to be committed. However, this defense is not accepted everywhere as the court thinks that the person still had the intention to commit the crime. तो देखो, अब हर जगह ये नहीं अप्लाई होगा, लेकिन अगर फैक्चुअली इंपॉसिबल हो गया, वो घर ही टूट गया, तो मैं दोबारा टूटे हुए घर को तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा फिर भी इंटेंशन टू कमिट द क्राइम हो सकता है रहे। तो हर जगह फैक्चुअल इंपॉसिबिलिटी भी नहीं अप्लाई होगा, तो आपको ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है? सो ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल्स टू क्रिमिनल लॉ। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ना प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में, एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअप, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd दिसंबर। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड विच इज वैभव। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो इसी के साथ ये सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट्स जो अभी मैंने पढ़ाया बताया वो आपको समझ में आया हो। तो मिलेंगे फिर से जल्दी दोबारा दूसरे सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।